अब तक क्या आपने पढ़ा। नाश्ते के बाद राहुल अपने कमरे से नीचे जाता है और माँ से कहता है, माँ आज का पूरा दिन ईशा को अकेले रहने दीजिए, वो जब कंफर्टेबल हो जाएगी तो खुद सबसे बात करेगी। पर बेटा तुम ऑफिस जा रहे हो? हाँ माँ। और नाश्ता बेटा? माँ ऑफिस में कर लूँगा नाश्ता, वैसे भी लंच टाइम होने वाला है। और हाँ माँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ईशा कहीं बाहर ना जाए, उस पर नज़र रखिएगा और बाकी स्टाफ से भी कह दीजिएगा, वो भागने की कोशिश ज़रूर करेगी। राहुल बेटा तुम घबराओ मत, मैं अपनी बहू को अब इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। राहुल ऑफिस आ जाता है और अपने कामों में बिजी हो जाता है। अब आगे ईशा कमरे में थी, वो अपना फ़ोन ढूंढ रही थी हर जगह, पर उसे अपना फ़ोन कहीं नहीं मिलता है। वो बिस्तर पर बैठ गई और सर पर हाथ रख लेती है और खुद से कहती है, राहुल जी हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारा फ़ोन आपके पास ही है, अब हम इस घर से कैसे निकले, क्या करे, कुछ समझ में हमें नहीं आ रहा है। ईशा परेशान बैठी खुद से ही बातें कर रही थी, तभी दरवाजे पर नॉक होता है। ईशा कहती है, कौन? बेटा मैं। ईशा बिस्तर से उठकर खड़ी होते हुए कहती है, आंटी आप अंदर आइए। राहुल की माँ मीरा अंदर आती हैं और ईशा से कहती हैं, तुम्हारे मुंह से अपने लिए आंटी सुनकर तकलीफ होती है मुझे, क्या सच में तुम हम सबको छोड़कर चली जाओगी, माफ़ नहीं करोगी मुझे? ईशा बोली, ऐसी बात नहीं है और माफ़ी की तो कोई भी बात है ही नहीं, आपने जब कोई गलती नहीं की तो माफ़ी किस बात की? बेटा तभी तो आंटी से मुझे माँ का दर्जा मिला था और गलती ऐसी की मैंने कि फिर से अब आंटी। खैर मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे जल्द ही माफ़ कर दोगी, और मैं इसीलिए यहाँ आई कि परसों ऋषभ और पल्लवी की शादी की सालगिरह है तो धूमधाम से मनाएंगे, सभी परिवार रिश्तेदार और बिजनेसमैन पार्टी में शामिल भी होंगे, और तुम भी राहुल की पत्नी यानी इस घर की हमारी बड़ी बहू के तौर पर उस पार्टी में शामिल होगी, और सारी जिम्मेदारी भी पार्टी की तुम्हारी रहेगी। लेकिन आंटी हमारा तलाक राहुल जी से हो चुका है, हम अब उनकी पत्नी नहीं है और ना ही आपकी बहू। देखिए आंटी हम में अब हिम्मत नहीं है, हम थक चुके हैं, हमें घर जाने दीजिए। राहुल की माँ ईशा की बातों को अनसुना कर कमरे से बाहर चली जाती हैं। ईशा पैर पटकते हुए कहती, हद है, इन सिंघानिया परिवार के चक्कर में हमारा दिमाग घूम रहा है। पहले कहते हैं चले जाओ यहाँ से, इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, और अब है कि जाने ही नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था, हाथों में ईशा का मंगलसूत्र लिए वो बस उसी को देख रहा था। तभी टेबल पर रखे फ़ोन की घंटी बजती है। राहुल मंगलसूत्र टेबल पर रख देता है और फ़ोन रिसीव करता है और अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, कितनी बार कहा है जब मैं अपने कैबिन में रहूं तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। उधर से घबराई हुई आवाज़ आई, सर सॉरी, वो जैस्मीन मैडम को मैंने आपके कैबिन में जाने से रोका तो वो हंगामा कर रही हैं। ठीक है मैं आता हूँ। राहुल फ़ोन रखता है और अपने कैबिन से बाहर आता है और जैस्मीन को गुस्से में सब पर चिल्लाते हुए देखता है, और जैस्मीन जैसे ही राहुल को देखती है वो राहुल के पास आई और कहती है, राहुल इस लड़की को अभी के अभी जॉब से तुम निकालो, फायर करो, ये तुम्हारे पास जाने से मुझे रोक रही थी। जैस्मीन शांत हो जाओ और चलो मेरे कैबिन में। जैस्मीन शांत हुई और राहुल के साथ उसके कैबिन में आई। जैस्मीन ने टेबल पर रखे मंगलसूत्र को देखा तो फौरन उसे उठाते हुए कहा, राहुल वाओ, ये मंगलसूत्र कितना खूबसूरत है, मेरे लिए सरप्राइज़ है क्या? पर ये तो टूटा हुआ है। राहुल जैस्मीन के हाथ में ईशा का मंगलसूत्र देख गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, जैस्मीन रखो इसे टेबल पर। जैस्मीन टेबल पर मंगलसूत्र रख देती है। क्या हुआ राहुल, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? राहुल ने कहा, देखो जैस्मीन, तुम मेरे ऑफिस में आकर कोई हंगामा मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है, और मेरे ऑर्डर मानकर ही सब तुम्हें रोकते हैं, वो अपना काम करते हैं। अच्छा तो तुम मुझे अपने कैबिन में आने से रोक रहे हो? हाँ। पर क्यों राहुल, हमारी अब शादी होने वाली है और अब तुम्हारी चीज़ों पर मेरा भी हक है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। कोई शादी नहीं होगी जैस्मीन। जैस्मीन चौंकते हुए कहती, क्या क्या कहा तुमने? राहुल यही जैस्मीन कि हमारी कोई शादी नहीं हो रही है। अच्छा मजाक है राहुल। जैस्मीन ये कोई मजाक नहीं है। राहुल कार्ड शादी के छप गए हैं, सभी को ये बात पता भी चल गई है, और अब तुम शादी के लिए मना कर रहे हो? पर क्यों, मेरी बदनामी होगी बहुत राहुल। जैस्मीन धोखे के बदले धोखा, हिसाब क्लियर है। क्या मतलब, तुमने मुझसे बदला लिया? जैस्मीन मैंने तुमसे कोई भी बदला नहीं लिया, तुम खुद मेरे पास आई थी, मैं तुम्हारे पास नहीं आया, और शुक्र करो कि मैंने तुम्हें शादी के मंडप में नहीं छोड़ा, जिस तरह तुमने मुझे छोड़ दिया था जब मैं बारात लेकर आया था तुम्हारे घर। तुमने मुझसे मुंह फेर लिया था और उस दिन मेरी ड्रिंक में तुमने कुछ मिलाया था ना। खैर इस बात के लिए तुम्हें शाबाशी दूंगा, पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है। अब जाओ यहाँ से, मुझे इस बारे में तुमसे अब कोई बात नहीं करनी है, तुम जा सकती हो यहाँ से, और प्लीज़ मेरे और ईशा के बीच अब आने की कोशिश मत करना। राहुल मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कहाँ जाऊँगी अब, और तुम्हारा तो तलाक हो चुका है ना ईशा से, तुम तो मुझसे प्यार करते हो। तभी ऑफिस के कैबिन में राहुल की पर्सनल सेक्रेटरी टीना आती है और फिर घबराते हुए कहती है, सर सॉरी। टीना कितनी बार कहा है कि नॉक करके आया करो। जी सर,
सॉरी। ठीक है, क्या काम है? सर मीटिंग है आपकी, सभी मीटिंग एरिया में आपका वेट कर रहे हैं। समीर सर भी आ चुके हैं। ठीक है चलो मैं आता हूँ। टीना हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। राहुल कहता देखो जैस्मीन, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे सारे खर्चे तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हें जो फ्लैट दिया है वो मैं तुमसे छीनूंगा नहीं, लेकिन हाँ एक बात का प्लीज़ ध्यान रखो, मुझसे दूर रहो, कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। जैस्मीन सोच में पड़ जाती है और खुद से कहती है राहुल ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो मुझसे दीवानों की तरह प्यार करते थे और अब। फिर जैस्मीन वहाँ से चली जाती है। घंटों बाद मीटिंग खत्म हुई और राहुल अपने कैबिन में बैठा हुआ था। लाइट ऑफ थी। समीर उसके कैबिन में आया और लाइट ऑन करते हुए कहा क्या हुआ, अब क्यों इतना परेशान है, घर नहीं जाना है क्या? जाऊंगा थोड़ी देर से समीर, और मैं परेशान नहीं हूँ। खैर ये बता नित्या कैसी है? ठीक है वो, अब बोल रहा हूँ कि अब छुट्टी ले ले, लास्ट मंथ चल रहा है, थोड़ा आराम करे, पर नहीं उसे मेरी बात ही कहाँ सुननी है। सारी मेरी गलती है समीर, नित्या मुझसे गुस्सा है। देख राहुल, तुम्हें एहसास तो हुआ, बस यही काफ़ी है, और मुझे पता है कि अब तुम सारी चीज़ों को ठीक कर दोगे। हाँ ठीक है, मैं अब चलता हूँ, मुझे ईशा का मंगलसूत्र ठीक करवाना है। अरे वाह, ठीक है मैं भी चलता हूँ। राहुल ऑफिस से बाहर आया और गाड़ी में बैठ के और कहा काका ज्वेलरी शॉप पर लेकर चलिए, और गाड़ी फिर चल दी। रात के 8 बज चुके थे। राहुल घर आता है, हॉल में सभी बैठे थे, राहुल भी वहीं आकर बैठ जाता है। राहुल की माँ कहती है बेटा बहुत देर कर दी तुमने आज। हाँ माँ, बस मीटिंग में बिजी था। राहुल के पापा किशोर जी बोले बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? पापा क्या कर रहा हूँ, समझा नहीं मैं। राहुल बहू को तुम अब कैद करके रखोगे, इतना सब कुछ किया और अब? राहुल बीच में ही बोल पड़ा पापा कैद नहीं किया हूँ ईशा को, बस उसे जाने से रोक रहा हूँ। हाँ वो तो पता है, जैस्मीन के पापा का फ़ोन था, तुमने शादी करने से इनकार कर दिया है। राहुल की माँ बोली आप भी ना, बेटा घर आया है थक कर और आप हैं कि उसे सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। मीरा, तुम्हारा बेटा अब छल कपट करने लगा है। कुछ नहीं किया है मेरे बेटे ने, पहले जैस्मीन ने धोखा दिया था मेरे बेटे को, तो मीरा अब ये सबसे बदला लेगा, यही सिखाया है मैंने इसे। रिश्तों को बिजनेस की तरह अब ये डील कर रहा है, पहले ईशा से शादी की हमारी इजाज़त के बगैर, और फिर तलाक, और अब पता नहीं तुम्हारे बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है। गुस्सा होते हुए किशोर जी सोफे से उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिए। मीरा जी बोली बेटा अपने पापा को गलत मत समझना। माँ मैं पापा की नाराज़गी को समझता हूँ। ठीक है माँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। राहुल अपने कमरे के पास आया और धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। ईशा बालकनी में खड़ी चांद की तरफ देख रही थी। वो अपने ख्यालों में इतना गुम थी कि राहुल कमरे में आया उसे पता भी नहीं चला। राहुल की नज़र टेबल पर गई जहाँ ईशा की दवा रखी हुई थी, और फिर वो ईशा के बगल में आकर खड़ा हो गया और बोला तुम्हारा चांद तुम्हारे सामने है और तुम उस चांद को देख रही हो। राहुल की आवाज़ से ईशा अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने राहुल की तरफ देखा। ईशा की आंखों में आंसू देख राहुल परेशान हो गया। क्या हुआ ईशा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हम ठीक है राहुल जी, हमें घर जाने दीजिए, हमें घर की बहुत याद आ रही है। राहुल ईशा के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ईशा, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए हाँ चलते हैं, पर पार्टी के बाद चलते हैं, मैं लेकर चलूँगा तुम्हें। नहीं राहुल जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप हमारे साथ नहीं चल सकते हैं, हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं, और हमारा मोबाइल भी आपने अपने पास रख लिया है। ईशा तुम ना जिद करना बंद करो, और तुमने दोपहर की दवा क्यों नहीं खाई? कहते हुए राहुल ने ईशा को अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर लाकर बिठा दिया। ईशा गुस्सा होते हुए बोली ये क्या हरकत है, जब देखो आप हमें गोद में उठा लेते हैं, हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और हम अब ठीक हैं, कोई बीमार नहीं है। राहुल झुककर ईशा के कान के पास आया और धीरे से बोला ईशा तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, अब तुम मुझे अपने पास आने से रोक नहीं सकती हो, मेरी हो तुम अब। क्या ईशा के कान को अपने होठों से हल्के से चूम लिया और ईशा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। राहुल के इतने करीब होने से उसकी सांस तेज हो गई और ईशा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। राहुल ईशा से दूर हुआ और उसकी आंखें बंद देख मुस्कुरा दिया। ईशा ने खुद को संभाला और आंखें खोली तो राहुल को ऐसे मुस्कुराते हुए देख फौरन बेड से उठी और राहुल से दूर होते हुए बोली देखिए दूर रहिए हमसे, आप ऐसे बार बार हमारे पास मत आइए। क्यों ईशा, कुछ होता है? ईशा घबराते हुए बोली हाँ हमें कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो मेरा कोट उतारो, मुझे वॉशरूम जाना है। ईशा बोली मैं क्यों उतारूं? ईशा आदत तुमने ही डाली, अब उतारो वरना सोच लेना। क्या सोच लूं? फिर जल्दी से ईशा राहुल का कोट उतारती है। ठीक है, तो मेरे कपड़े निकाल दो अलमारी से, मैं वॉशरूम से अभी आता हूँ। क्या राहुल वॉशरूम चला गया। ईशा ने गहरी सांस ली और खुद से कहा हमें कैसे भी करके आज के आज ही यहाँ से निकलना होगा। कहते हुए अलमारी से राहुल के कपड़े ईशा ने निकाले और बेड पर रख दिए। कुछ देर में राहुल टॉवल लपेटे बाथरूम से बाहर आया। ईशा राहुल को देखते ही बोली राहुल जी आपको एक बार में समझ नहीं आया? हमने कितनी बार आपसे कहा है कि ऐसे टॉवल में, कहते हुए उसके आगे के शब्द उसके गले में ही रह गए क्योंकि राहुल उसके और करीब आ गया था। ईशा ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बड़ी आंखें कर राहुल को देखने लगी। राहुल ने मुस्कुराते हुए उसकी कमर से पकड़ और अपने करीब कर लिया और उसके दोनों हाथ राहुल के सीने पर चले जाते हैं। ईशा हकलाते हुए बोली क्या कर रहे हैं आप? ऐसे बिना इजाज़त के हमें बार बार आप अपने करीब करते हैं, ये ठीक नहीं है।
देखिए, अगर आप फिर से ऐसा वैसा कुछ करना है तो भूल जाइए, हम भाग जाएंगे यहाँ से अगर ऐसे आप। तभी राहुल ईशा के होठ पर अपनी उंगली रख देता है और ईशा चुप हो जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज रफ्तार से चलने लगी और ईशा ने जल्दी से अपनी आंख बंद कर ली। राहुल ने कहा, कहीं भाग कर अब नहीं जाओगी तुम? अब भी तुम मुझसे प्यार करती हो? ईशा अपनी आंखें खोलती और कहती है, नहीं, अब हम आपसे प्यार नहीं करते हैं। राहुल ईशा को छोड़ देता और अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, अच्छा, तभी मेरे इतने करीब आने से तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है ईशा, तुम्हारी धड़कनें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। राहुल कहता है, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, सर मैं नीरज। हाँ नीरज, अंदर आ जाओ। सर, नीचे आप दोनों का खाने पर सभी इंतज़ार कर रहे हैं। नीरज, खाना यहीं ले आओ, आज का डिनर मैं अपनी बीवी के साथ करूँगा। जी सर, कहकर नीरज चला जाता है। कुछ देर के बाद खाना नीरज लेकर आता है और साथ में फिर राहुल और ईशा खाना खाते हैं। खाने के बाद राहुल ईशा को दवा देता है और कहता है, टाइम से दवा खाओ, परसों तक तुम्हें पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। ईशा मन में कहती, परसों रहूंगी तब ना, हम तो आज ही इस घर से चले जाएंगे। ईशा, भागने के बारे में सोचना बंद करो और हमारी शादी अब होगी तुम्हारे हिसाब से, जो तुम्हारा सपना था, बहुत ही धूमधाम से। ईशा कुछ नहीं बोलती, वो सोफे पर जाकर लेट जाती है। राहुल बोला, सोफे पर नहीं, अब तुम बेड पर सोओगी मेरे साथ। क्या? क्यों? और हमें नहीं सोना है वहाँ, हम यहाँ ठीक हैं। राहुल बिस्तर पर लेटे मुस्कुराते हुए कहता है, चलो आ जाओ, वरना सोच लो गोद में उठाकर यहाँ ले आऊँ और फिर तुम्हें मुझे लिप किस भी देनी पड़ेगी। ईशा कहती है, आती हूँ। वो जैसे ही बेड के पास आती है, राहुल बोला, तुम इस साड़ी में सोने वाली हो? तो ईशा कहती है, मतलब क्या है आपका? ईशा, जाओ नाइट सूट पहन लो, ये साड़ी बहुत भारी है। तो क्या हुआ, भारी है? और शायद आप भूल रहे हैं, इसीलिए आपको बता दूं कि आपने हमारे सारे कपड़े जला दिए हैं, बस कुछ साड़ी ही है। कह वो आकर बिस्तर पर राहुल की तरफ पीठ किए डर से लेट जाती है। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे जो भी हुआ उस रात मुझे याद नहीं है, मैं सोच रहा हूँ। ईशा बोली, क्या हो गया है आपको? बार बार ऐसी बातें मत कीजिए हमसे। क्यों, शर्म आ रही है ईशा, या दिल की धड़कनें तुम्हारी बढ़ रही हैं? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। क्यों बेकार है ईशा? और राहुल अपनी उंगलियां ईशा की पीठ पर चलाने लगा। ईशा जल्दी से उठकर बैठ जाती है और राहुल की तरफ देखती है। ऐसे क्या देख रही हो ईशा? कुछ नहीं। फिर ईशा चादर मुंह से ओढ़कर लेट जाती है। राहुल मुस्कुराता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और ईशा, वो खुद से ही कहती है, आखिर इस सकड़ू इंसान को हुआ क्या है? हर बात पर गुस्सा करने वाला अब बात बात पर रोमांटिक हो रहा है। और पहले तो नज़र उठाकर देखते तक नहीं थे हमें, और अब नजरें ही नहीं हटती हैं। और यही सब सोचते सोचते ईशा नींद की आगोश में चली जाती है।